Hello, good morning to all. Welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश जमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की, यानी कक्षा 10 के विज्ञान सब्जेक्ट की। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर 4 को। और चैप्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ हम इसकी कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। उसके अंदर हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन की तरफ और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। तो हेडिंग पुटअप कर दीजिए। हम लोग सीख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। इसमें हम लोग आज जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं वो है ऑक्सीकरण। यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीकृत हो चुका है, यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। तो हमने अभिक्रिया पढ़ी है अपनी प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पर आपको दो तीन बातें ध्यान देनी है। कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं, है ना। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्कोहल। हमारे पास कोई एल्कोहल है, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा, एल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन होगा, तो किसमें होगा? एल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, एक बात ही ध्यान रहेगी। ठीक, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उनको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक हो गया। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, इस अभिक्रिया से रिलेटेड, इस रिएक्शन से रिलेटेड। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन से होते हैं वो पदार्थ? कुछ पदार्थों के नाम भी लिख लेते हैं, है ना। क्षारीय KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसे, क्षारीय KMnO4 यानी बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट। या फिर इसके अलावा अम्लीकृत K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑक्सीकारक है। ठीक है ना। चलिए, तो एक अभिक्रिया देखते हैं, इसमें एक रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बन जाएगा?
एल्कोहल बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक एल्कोहल हम ले रहे हैं CH3CH2OH। कौन सा एल्कोहल है, नाम बताएंगे जल्दी से, कौन सा एल्कोहल है ये, नाम बताएंगे इसका जल्दी से, एक 5 सेकंड में इसका नाम बताइए जल्दी से, कौन सा एल्कोहल है ये। CH3CH2 मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और सामने क्या लिखा हुआ है, OH, प्रकार्यात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, OH। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथ एथ, 2 कार्बन वाला होता है एथ, तो एथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल बोल सकते हैं हम इसे, एथेनॉल। ठीक है, और किस चीज की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक होना चाहिए तभी तो ऑक्सीकरण होगा। तो मैं कोई एक ऑक्सीकारक ले रहा हूँ, क्षारीय KMnO4, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, क्षारीय KMnO4, और प्लस इसमें ऊष्मा, हीट करना है इसे। ठीक है, जब ये काम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, मैंने बोला था ये क्या है, एथेनॉल है। तो एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल, क्या फॉर्मूला होता है एथेनोइक अम्ल का, CH3COOH। ठीक है, तो ये CH3COOH क्या है, एथेनोइक अम्ल। ध्यान रहेगी ये बात, एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण की। आप लिखेंगे जब किसी एल्कोहल का, एल्कोहल क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब किसी कार्बनिक यौगिक यानी एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, और जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पर हमने क्षारीय KMnO4 को यूज करा है, और ऊष्मा भी दी है। ठीक है ना, चलिए, तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया समझ में आ गई, यह अभिक्रिया समझ में आ गई। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गई है ना। यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के पास एक है और इधर 2 हो गई, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि एडिशन देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एक और प्रकार की हमारे पास अभिक्रिया है, एक और प्रकार की रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया को हम एक और नाम देते हैं, संकलन मतलब कि जुड़ना। संकलन अभिक्रिया को हम एक और नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं इन इंग्लिश, हम इसे कहते हैं इंग्लिश में, संकलन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव रिएक्शन। आई थिंक, लेट मी चेक, एडिटिव रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन और उसके बाद एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या कहते हैं इसे, एडिशन रिएक्शन। संकलन मतलब एडिशन, ठीक है ना। चलिए, तो ये हेडिंग डालिए, और अब हम लोग संकलन अभिक्रिया को भी पढ़ रहे हैं, संकलन अभिक्रिया को भी कवर अप कर रहे हैं। संकलन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संकलन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, तो हम यहाँ पर उसे संकलन अभिक्रिया में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ, इसमें भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। नंबर वन पॉइंट जो आपको याद रखना है, उत्प्रेरक। यानी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को यानी अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ
रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि अभिक्रिया हो रही है और आप चाहते हैं अभिक्रिया तेज गति से हो तो आप उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, या फिर आप चाहते हैं अभिक्रिया थोड़ा स्लो गति से हो तो आप उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो उत्प्रेरक कैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे पैलेडियम हो गया, पैलेडियम एक उत्प्रेरक है, कॉमन निकेल एक उत्प्रेरक है। ठीक है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी अभिक्रिया में एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत हमको एक अभिक्रिया पढ़नी है। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम एक अभिक्रिया पढ़ते हैं। जैसे सपोज C डबल बॉन्ड C, यानी कि क्या है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने क्या पढ़ा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया इसमें होती है। ये R का मतलब क्या है भाई, ये R का मतलब है R की जगह H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है। ठीक है। R की जगह ये तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर CH3 मिथाइल हो सकता है। देखो एक बात ध्यान रखो, CH4 को हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। लेकिन अगर CH मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ऐसे ही C2H क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। लेकिन अगर C2H5 लिखा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इथाइल। बात समझ में आ गई। तो हाइड्रोजन कम होगा, एक संयोजकता उसमें होगी तो हम उसको आई इसके लास्ट में। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है हाइड्रोकार्बन, क्यों है ये असंतृप्त, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। द्विआबंध बंद एवं त्रिआबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन में हमने क्या करना है, अभी बताया था आपको, एक कैटलिस्ट प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवा रहे हैं। ठीक है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और से क्या होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है। यहाँ पर ये बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये टूटता है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आधा इसको मिलता है, आधा मतलब एक संयोजकता इसको मिली, एक संयोजक इस वाले कार्बन पर दो आर रहते हैं, और जहाँ पर संयोजकता खुलती है वहाँ ये दो टू हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन के जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या बन गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन बन गया। आ गई बात समझ में। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखिए इस अभिक्रिया में लिखिए, इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल निकेल पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो ऊपर अभिक्रिया देख उसी को मैं शब्दों में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। आ गई बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है।
तो ये है हमारी संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो प्रयोग है वो हम लोग एक इम्पोर्टेंट जगह पर करते हैं और इसका हम लोग नाम भी देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो इस अभिक्रिया का उपयोग होता है, नंबर 2, इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन में होता है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया कहाँ यूज होती है, आप बोलेंगे वनस्पति तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण है उसमें ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए हम एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें नोट डाउन कर लीजिए आप। एक और ये तो हो गए अभिक्रिया से रिलेटेड। अब हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट और अलग से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, इसीलिए तो हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस से हमको ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग टीवी एडवर्टाइजमेंट में ये देखते होंगे कि जो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल को क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जो वनस्पति तेल है, जो वेजिटेबल ऑयल है, वो क्या है, उसे हम कहते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक है, यानी कि हेल्दी है। ठीक है, स्वास्थ्य वर्धक, यानी कि हम ये बोलते हैं हेल्दी होता है ये। ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो जंतु वसा है, जो जंतु वसा यानी कि जो फैट होते हैं उसमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड एसिड्स होते हैं। कैसे एसिड होते हैं, सैचुरेटेड एसिड। और ये सैचुरेटेड एसिड जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारी सेहत के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, भोजन पकाने के लिए ऐसे तेलों का उपयोग करना चाहिए जो कि असंतृप्त वसा वाले अम्ल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, सिर्फ इतनी सी बात। अब से आप लोग जिस खाने से आप पकाएंगे, ठीक है ना, जिस तेल से आप अपना भोजन पकाएंगे वो तेल कैसा होना चाहिए, तो लिखे इसमें लिखना, भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा वाले तेल, अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल, अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों का एक और रासायनिक गुणधर्म, एक लास्ट अभिक्रिया जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक को हटा करके उसकी जगह आ जाना। तो सीधे सीधे रिएक्शन लिख रहे हैं हम, सीधे सीधे क्या लिख रहे हैं, अभिक्रिया लिख रहे हैं। देखिए ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है CH4, इसका नाम क्या है, मेथेन। मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से करते हैं ना,
मीथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के अणु से करते हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल से करते हैं, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर हमको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट हमको यहाँ पर चाहिए होती है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करते हैं किसकी, मीथेन की, किसके साथ, क्लोरीन के अणु के साथ, तो क्या होता है, तो होता कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे आ जाता है, और एक हाइड्रोजन, जो हटा हाइड्रोजन वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना देता है। ठीक है ना। जो पदार्थ बने हैं यहाँ पर उनका नाम लिख लेते हैं फटाफट से। जो पदार्थ बने हैं, ये है मीथेन, ये है क्लोरीन का अणु, ठीक है, और ये है मिथाइल क्लोराइड, और ये है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया ये होती है, वेरी हाई स्पीड की रिएक्शन होती है। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है, ठीक है, और एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप, इसमें फिर से मैं अगर रिएक्शन करूंगा, ये CH3Cl जो ऊपर बना है, ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ से CH2 और Cl2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ट्वाइस HCl हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया हमको देखने को मिलती है। ठीक हो गया, ट्वाइस HCl नहीं, HCl सिर्फ, HCl। ठीक है, तो अभिक्रिया हमको इस प्रकार से, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया में ये फिर से CHCl3 बना देगा, है ना, और फिर लास्ट में CCl4 बना देगा। मतलब ये क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन परमाणुओं को इससे हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया का उपयोग आप कहाँ देखेंगे, इस अभिक्रिया से आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, इस अभिक्रिया से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस अभिक्रिया से सजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। सजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड्स के लिए हमने सबसे पहले ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन देखा। ऑक्सीडेशन में हमने ये देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ करके और एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल बना देता है। इसमें हमने ऑक्सीकारक पढ़े और 2 ऑक्सीकारकों के नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं। ठीक है, याद रखेंगे इन्हें। ठीक, उसके बाद हमने संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन देखी। एडिशन रिएक्शन में हमने ये देखा कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक नई चीज उत्प्रेरक पढ़ी, ठीक है, और वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण को समझा कि वहां पर ये अभिक्रिया यूज कैसे होती है। और हमने उसके बाद नेक्स्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स की जो बातें आज आपको आज बताएगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आप कुछ नया सीख कर जा रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।